हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में, जहां अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं जो अभी राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ है 10 अक्टूबर को। उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन यहां पे सॉल्व करेंगे। यहां पे 25 क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। जो पेपर आया है उनके 25 क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। 25 क्वेश्चन करके अपन टोटल 4 पार्ट बनाने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल रूट के माध्यम से नहीं फैलता है। एक्सेप्शन का क्वेश्चन पूछा गया था कि बाकी सारे जो है वो फीको ओरल रूट के माध्यम से फैलते हैं, कौन सा जो है वो फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी कोलेरा एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। तो टाइफाइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस ए जो है वो फीको ओरल रूट के द्वारा स्प्रेड होता है, बट जो खसरा यानी कि जो मीजल्स है उसके थ्रू स्प्रेड ना होकर ड्रॉपलेट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों में सामान्य कैपिलरी रीफिल समय कितना होता है। कैपिलरी रीफिलिंग का टाइम जो होता है वो 2 to 3 सेकेंड होता है। 2 to 3 सेकेंड तक ये वेरी करता है। अगर मोर देन 3 है तो वो हाइपोप्रोफ्यूजन को शो करता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बच्चों में सामान्य कैपिलरी रीफिल टाइम क्या होता है। ऑप्शन आपके पास में क्या थे, ऑप्शन ए 1 सेकेंड से कम, ऑप्शन बी 3 सेकेंड से कम, ऑप्शन सी 5 सेकेंड, ऑप्शन डी 7 सेकेंड। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि रीफिलिंग का जो टाइम होता है वो 2 to 3 सेकेंड होता है, यानी 3 सेकेंड से कम हाँ होना चाहिए। अगर मोर देन 3 सेकेंड होगा तो वो हाइपो परफ्यूजन को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप एक 6 माह के बच्चे के विकास का आकलन कर रहे हैं। आकलन का निम्नलिखित में से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। यह सलमानी आकलन ही है ये कि आप 6 मंथ के बेबी हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और 6 मंथ में किस तरह का ग्रोथ या माइलस्टोन डेवलप हो जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चा छोटे वाक्य बोल सकता है, ऑप्शन बी बच्चा चम्मच से स्वयं खाना खा सकता है, ऑप्शन सी बच्चा स्वयं बैठ सकता है एंड ऑप्शन डी बच्चा स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एज आपको दे रखी है 6 मंथ और 6 मंथ पे जो है वो चाइल्ड एबल होता है सीट करने के लिए। विदाउट सपोर्ट भी बैठ सकता है और विद सपोर्ट भी यहाँ पे आपको सिटिंग पोजीशन वो अज्यूम कर सकता है। विदाउट सपोर्ट अप टू 8 मंथ तक भी अगर वो डेवलप कर पाता है तो वो एक नॉर्मल माइलस्टोन होता है। बाकी जो ऑप्शन ए है छोटे वाक्य बोल सकता है, तो वो छोटे वाक्य बोलना कब स्टार्ट करता है, एटलीस्ट 10 मंथ पे वो क्या है 1 वर्ड बोल सकता है, जैसे दा मा पा, बट 6 मंथ पे ये पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी आपके पास में बच्चा खाना खुद खा सकता है, तो ऐसा जो माइलस्टोन है वो डेवलप होगा उसमें कब, आफ्टर 16 मंथ या 20 मंथ। नेक्स्ट है स्वयं उठकर खड़ा हो सकता है, तो ये भी 10 मंथ आफ्टर आपको देखने को मिलेगा। तो 6 मंथ में सिर्फ वहाँ पे सिटिंग पोजीशन वो एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जन्म के समय सम्मानित है बच्चे का वजन कितना होता है। हिंदी की वजह से यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जन्म के टाइम पे एट बर्थ जो है वेट कितना होता है, बेबी वेट कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। जो नॉर्मल बेबी वेट होता है एट बर्थ वो होता है 2.5 to 3.5 kg। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है कम से कम कितने समय तक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप केएमसी यानी कंगारू मदर प्रोवाइड करते हो वो एटलीस्ट कितने टाइम तक होनी चाहिए। तो कंगारू मदर स्पेशली उन बच्चों के लिए दी जाती है वो जो कि प्री मेच्योर होते हैं और उनमें हाइपोथर्मिया डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड जो LBW बेबीज़ होते हैं उनमें KMC केयर प्रोवाइड की जाती है। KMC जो केयर है वो आप अप टू 24 आवर दे सकते हो, वो डिपेंड करता है केयर प्रोवाइडर पे कि कितने टाइम तक एज्यूम करते हो। नेक्स्ट है एटलीस्ट पर डे रिक्वायर्ड जो टाइम होता है वो 6 to 8 आवर होता है। 6 to 8 आवर पर डे KMC केयर है वो प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है कम से कम कितने समय तक, लेकिन वन टाइम में जब भी
केएमसी जो प्रोवाइड कर रहा है वो केएमसी मदर के थ्रू भी प्रोवाइड की जा सकती है। अगर मदर एबल नहीं है तो कोई अदर फैमिली मेम्बर भी यहाँ केएमसी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें कम से कम 1 घंटे तक क्या हो जो केएमसी प्रोवाइड करने वाला है और नियोनेट का अटैचमेंट कम से कम 1 घंटे तक तो होना ही चाहिए एक टाइम के लिए। और पर डे जो है वो 6 to 8 आवर पर डे एटलीस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। बेनिफिशियरी या बेटर बेनिफिट के लिए तो 24 आवर भी आप केएमसी प्रोवाइड कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। स्रोत है ये, स्कोर नहीं है। स्रोत क्या है, हिंदी में पेपर था, इसकी वजह से थोड़ा टाइपिंग है वो मिस्टेक आपको पेपर में भी देखने को मिली है और यहाँ पे भी वो टाइपिंग मिस्टेक सेम आ रही है। ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी दूध एंड ऑप्शन डी है सब्जी। तो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वो होता है जो मांस है, मीट है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंस देखने को मिलती है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि विटामिन ई जो है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो विटामिन ई जो होता है वो सनफ्लावर ऑयल जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। बाकी मीट एंड वेजिटेबल ऑयल्स में भी प्रेजेंस होती है विटामिन ई की, लेकिन रिचेस्ट सोर्स की अपन बात करें तो वो क्या होगा, सनफ्लावर। ओके, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है। बाकी सारे जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो डेंगू बीमारी यानी डेंगू फीवर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन में क्या है, तेज बुखार, ऑप्शन बी हल्का बुखार, ऑप्शन सी आंखों में दर्द, ऑप्शन डी है जोड़ों में दर्द। तो जो डेंगू फीवर होती है उसमें आपको देखने को मिलता है हाइपरथर्मिया, जो बॉडी टेम्परेचर होगा अप्रोक्सी 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तेज फीवर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बट हल्का फीवर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जो क्लाइंट होगा वो मोस्टली क्या है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन में रहेगा। बात करें अपन फ़ारेनहाइट में तो अप्रोक्सीमेटली 102 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपन हाइपरथर्मिया में कंसिडर करते हैं। तो हल्का फीवर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है वो आपको पेन मिलेगा जॉइंट्स में एंड बिहाइंड द आई, यानी आईज और बिहाइंड द आई सीवियर हेडेक के साथ में आपको पेन यहाँ पे मिलेगा। तो ऑप्शन सी और डी भी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है वो लाइट फीवर ना होके आपको हाई फीवर यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ से डिसइंफेक्टेड किया जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कोरोना वायरस से कंटामिनेटेड कोई भी थिंग्स है तो आप उसको डीकंटामिनेटेड करने के लिए कौन से केमिकल का यहाँ पे यूज़ करोगे। ऑप्शन ए है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो अपन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर डिसइंफेक्टेंट द आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस के इलाज की अवधि कितनी होती है। नॉर्मली जो अपन बात करें, अगर नॉर्मल एक्टिव टीबी का केसेस है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो 6 to 12 मंथ तक वेरी करता है, वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। बट यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है उसके जो ड्यूरेशन है वो कितनी वेरी करती है, वो 6 मंथ to 24 मंथ तक वेरी करती है। कितनी वेरी करेगी, 6 to 24 मंथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस अपने को दिए हैं वो सारे कन्फ्यूजनल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में दिया कम से कम 6 से 8 मंथ, ऑप्शन बी है कम से कम 20 मंथ, ऑप्शन सी है 20 to 24 मंथ एंड ऑप्शन डी कम से कम 24 to 27 मंथ। तो अगर अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे। बाकी डिपेंड करता है कि अपनी यूनिवर्सिटी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मानती है, लेकिन जो वेरी करता है ड्यूरेशन वो 6 to 24 मंथ यहाँ पे
वेरी करता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को टिटेनस टॉक्सोइड की 2 टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? ऑप्शन ए कम से कम 1 सप्ताह, ऑप्शन बी है कम से कम 2 सप्ताह, ऑप्शन सी है अपने पास कम से कम 4 सप्ताह है, ऑप्शन डी कम से कम 12 सप्ताह। तो कम से कम 4 वीक का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 ड्रग ऑफ टीटी। 2 ड्रग अगर टिटनेस का आपको देना है तो आप गैप कितना रखना होगा यहाँ पे? कम से कम 4 वीक यानी 4 सप्ताह। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसी आबादी समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को क्या कहते हैं? अपनी कम्युनिटी में कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जो फर्स्ट केस होता है उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट केस जो होता है वो प्राइमरी केस होता है। प्राइमरी केस और इंडेक्स केस में आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेना। इंडेक्स केस वो केस होते हैं, वो केस जो कि किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इंडेक्स में आया है, यानी कि उसके कांटेक्ट में आया है। प्राइमरी केस वो केस होता है जो कम्युनिटी में होता है, फर्स्ट जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड होता है, जो पहला व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड होता है उसको अपन प्राइमरी केस कहते हैं। इंडेक्स केस वो केस होते हैं जो केस वो फर्स्ट केस जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के कांटेक्ट में आया है, यानी चाहे वहाँ पे स्टाफ नर्स हो, चाहे वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हो, किसी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और वो उसकी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुक में एज ए इंडेक्स में उसका क्या है रिप्रेजेंट हो गया, वो इंडेक्स केस होता है। लेकिन सिर्फ कम्युनिटी में फर्स्ट केस आया है उसको अपन प्राइमरी केस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है करंटली कितनी है? 37 शिशु मृत्यु दर पर 1000 बर्थ पे निकाली जाती है और करंट जो शिशु मृत्यु दर है वो है 37, ठीक है। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापते समय इंस्ट्रूमेंट की नलियों को, नोट नदियों को, यहाँ पे नलियों हैं यानी कि जो ट्यूब्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नलियों को किस तरफ रखना चाहिए? जब भी आप ब्लड प्रेशर मेज़र करते हो तो जो ट्यूब्स होती हैं स्पेग्मोमेनोमीटर के कफ के साथ में जो ट्यूब अटैच होती है उस ट्यूब को आप किस साइड में रखोगे? ऑप्शन ए बाहर की ओर, ऑप्शन बी अंदर की ओर, ऑप्शन सी पीछे की ओर, ऑप्शन डी पीछे और बाहर की ओर। तो जब भी अपन ब्लड प्रेशर जो है वो मेजरमेंट करेंगे तो अपन जो अपना स्टेथोस्कोप है वो कहाँ पे रखेंगे? जो ब्रेकियल आर्टरी है उस पर रखेंगे और जो कफ है वो अप्लाई कहाँ करेंगे? अबव द एल्बो, ओके। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ट्यूब की जो पोजीशन है वो कहाँ पे रखोगे? तो अपन मीडियली जो ट्यूब की पोजीशन है वो यहाँ पे रखते हैं। बिकॉज मीडियली अपने को क्या फील होती है? अच्छे से अपने को ब्रेकियल आर्टरी फील होती है और वहीं से अपन क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर का। तो मीडियली अपन दोनों ट्यूब्स हैं उनको रखेंगे, नहीं कि आप लेटरली उनको अप्लाइड करोगे। जब भी आप कफ अप्लाई करोगे तो जो ट्यूब है उनको आप सेंटर में रखोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? क्या पूछा गया है? फर्टिलिटी रेट की रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंटली अपन बात करें तो 2.2 जो है वो फर्टिलिटी रेट है, ओके। और अभी जो फर्टिलिटी रेट के लिए जो मिशन परिवार विकास है वो लॉन्च किया गया है, वो टोटल 7 स्टेट में यहाँ पे अप्लाई किया गया था, जहाँ पे जो स्कोर है फर्टिलिटी रेट का वो मोर देन 2 है, वहाँ पे वो अप्लाई किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल को शुद्धिकरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए अपन यूज़ में लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। डिसइंफेक्टेंट के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे काम में लेते हैं। ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ओके।
नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान की मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है लगभग 100 पर 1 लाख, लगभग 150 पर 1 लाख, ऑप्शन सी लगभग 200 पर 1 लाख, ऑप्शन डी 250 पर 1 लाख। यहाँ पे मृत्यु दर की जगह क्वेश्चन में पूछा गया था मेटरनल मातृ मृत्यु दर, ठीक है, मातृ मृत्यु दर का क्वेश्चन है। मातृ मृत्यु दर कितनी है? मेटरनल मोर्टेलिटी रेट से क्वेश्चन था, MMR मेटरनल मोर्टेलिटी रेट से। तो वर्तमान में जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 164 जो है वो है राजस्थान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन जाएँ तो ऑप्शन सी और बी दोनों ही 164 के अप्रोक्स हैं। तो देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि अपना जो बोर्ड है वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेगा। ये तो ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तभी पता चलेगा, लेकिन जो फिलहाल जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 164 है। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की कितनी जनसंख्या भारत में रहती है? लगभग 7%, ऑप्शन बी लगभग 12%, ऑप्शन सी लगभग 17%, ऑप्शन डी लगभग 22%। तो विश्व की टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 17% जो है वो इंडिया में है। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, लगभग 17% पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 0.25 mg पर लीटर, ऑप्शन बी 0.5 mg पर लीटर, ऑप्शन सी 1.0 mg पर लीटर, ऑप्शन डी 2.0 mg पर लीटर। तो जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है वो 0.5 mg पर लीटर रिक्वायर्ड होता है। रेजिडुअल अमाउंट जो होती है वो 0.5 mg पर लीटर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का भारत में उन्मूलन कर दिया गया है? यानी कि इंडिया से इरेडिकेट कौन सी डिजीज कंडीशन यहाँ पे कर दी गई है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी HIV, ऑप्शन सी नारू रोग, ऑप्शन डी घेंगा। तो जो एलिमिनेट की गई है वो है नारू रोग, जो कि एक वोम इन्फेक्शन होता है। क्या है? वोम इन्फेक्शन होता है जो डेरेनकुलियासिस के नाम से जाना जाता है, वो रिसेंटली जो इंडिया है उसे एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेस्ट आदमी का बॉडी मास इंडेक्स कितना है? BMI के बारे में पूछा गया है कि BMI कितना होता है एक हेल्दी इंडिविजुअल का। ऑप्शन ए 15 to 19, ऑप्शन बी 20 to 25, ऑप्शन बी 26 to 30, ऑप्शन डी 31 to 35। तो नॉर्मल जो BMI है वो वेरी करता है 20 to 25। ओके, अगर 26 to 30 होगा ये तो ये प्री ओबेज स्टेट को बताता है, और 30 to 35 क्या है? ओबेसिटी फर्स्ट को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में दस्त के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? डायरिया की कंडीशन में ORS के साथ आप कौन सा जो मिनरल्स है वो यहाँ पे ऐड करते हो? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी जिंक। तो जो ऐड किया जाता है होता है यहाँ पे जिंक। ORS के साथ में जिंक जो है उसको भी ऐड किया जाता है ताकि रिलीफ मिल सके डायरिया से। नेक्स्ट है, पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सी दवा काम नहीं करता? यानी कि PPS में कौन सी जो मेडिसिन है वो काम नहीं करती है या फिर अपन एडमिनिस्टर नहीं करते? तो PPS के टाइम पे अपन ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, मेथार्जिन दे सकते हैं एंड मिजोप्रोस्टोल दे सकते हैं, लेकिन मेफिप्रिस्टोन जो होती है वो यूजफुल मेडिसिन नहीं है PPS में। ओके, मेफिप्रिस्टोन अपन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? जब अपन MTP करवाते हैं उस टाइम पे अपन मेफिप्रिस्टोन है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है?
कि कितना परसेंटेज आपको अगर हीमोग्लोबिन का यहाँ रहेगा तो आप उसको एनीमिक बोल सकते हो। तो WHO के अकॉर्डिंग तो अपन देखें तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, 11% है, उससे बिलो अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल है तो उस कंडीशन में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनीमिक बोला जाता है। बट बात करें ICMR के अकॉर्डिंग तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, 10 ग्राम पर DL अगर आपके पास में हीमोग्लोबिन का लेवल होगा तो आप एनीमिक बोलोगे प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो अपन यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। बाकी बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो सी करेक्ट करता है या डी करता है, बट ICMR के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 ग्राम है एंड WHO के अकॉर्डिंग 11 ग्राम है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व टिश्यू रिपेयर के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन जो है वो मेनली कंपोनेंट होता है टिश्यू रिपेयरिंग के टाइम पे, तो ऑप्शन डी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो ये अपन ने 25 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगर आपको अपना कोई सजेशन डालना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो और साथ में अपना सुझाव भी दे सकते हो कि इस ऑप्शन का आंसर ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग।